Hello everyone and welcome back to Solve Sphere. So today I am going to solve O Level Physics 5054 October November 2024 paper 1 variant 2. This is the latest paper of O Level Physics that has been released by the Cambridge, and let's start solving it. So let's begin with question 1. The diagram shows a clothes peg. Okay, we can see in the diagram a person is holding a clothes peg in his hand. Which device is suitable for obtaining an accurate value for the height of the clothes peg? The word that we have to focus here in the question is accurate value. ओके अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोथ्स पैग है इसकी हाइट काफ़ी स्मॉल है। सही है, तो उसने अब हमसे बोला है कि उसको एक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स कि इसे ना एस्टिमेट चाहिए ना अप्रॉक्सीमेशन चाहिए। द एग्जामिनर नीड्स एन एक्यूरेट वैल्यू। तो इसके लिए वो हमसे पूछ रहे हैं कि सूटेबल हमारे पास मेजरिंग डिवाइस कौन सी है। द फर्स्ट इज़ अ टेप। अ मेजरिंग टेप इज़ यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये हमने पढ़ा है। और उसके अलावा ये कर्व सर्फेसिस के लिए भी यूज़ होता है। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ करना इज़ नॉट फाइन, ओके, इज़ नॉट सूटेबल। मीटर रूल। अब देखें, मीटर रूल से हम इसकी हाइट तो मेजर कर लेंगे, बट दैट वुड नॉट बी एन एक्यूरेट वैल्यू, बिकॉज मीटर रूल में इतनी स्मॉल हाइट्स मेजर करने के लिए हमें मिलीमीटर्स के कुछ मार्क्स तो कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, एक पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो वी वुड नॉट गेट एन एक्यूरेट वैल्यू। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास जो बेस्ट चीज़ है दैट इज़ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। एंड ऑप्शन डी इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, ओके, नॉट सॉलिड्स। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, विच सेट ऑफ क्वांटिटीज आर ऑल वेक्टर्स? वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। ओके, अब हमें वो लिस्ट ढूंढनी है जिसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर, परफेक्ट। केमिकल एनर्जी, मास स्केलर। Extension force, gravitational potential energy. Force is a vector. Extension gravitational potential energy is scalar quantity. Weight, kinetic energy, work is a scalar quantity. Hence, the correct answer is option A. Now, let's move on to question 3. The diagram shows, let me just show it correctly. The diagram shows the motion of a cyclist during a ride that lasts for 14 seconds. Okay, what is the average speed of the cyclist for the ride? अब उसने हमसे मांगी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है। द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले उसने हमें टोटल टाइम तो बता दिया कि साइकिलिस्ट का टोटल टाइम है दैट इज़ 14 सेकेंड्स। अब हमें डिस्टेंस फिगर आउट करना है, उसके लिए उसने हमें ग्राफ दिया हुआ है। वील जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लाइन ड्रॉ करें, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा विजन इतना सही नहीं होता। ऐसा हो सकता है कभी कभार कि हम एक दो पॉइंट्स आगे पीछे कर दें, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ सकता है। ओके, सो मेक श्योर टू अवॉइड मिस्टेक्स। तो ये हमारा 10 बॉक्सेज है, 10 गैप्स हैं, दैट्स 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड दिस इज 28। तो इसने 28 मीटर्स ट्रैवल किया, डिवाइड बाय 14, द आंसर कम्स आउट टू बी 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Okay, I hope everything is clear till now. Now let's move on to the next question. Question 4. The diagram shows how the velocity of a train varies with time. Which section of the graph show where the magnitude of the velocity of the train is decreasing? Now, two important points जो कि आपको हमेशा याद रखने इस तरह के सवाल सॉल्व करते हुए. Number 1, you have to focus on the signs of V and A. सही है। अब आप देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आई विल टेल यू अ टिप, और ये एक ऐसी टिप होगी जो कि फॉर लाइफ टाइम आपको इन सवाल ऐसे क्वेश्चंस के लिए हेल्प करेगी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के होंगे। दैट वुड बी अ लाइफ सेवर टिप। सो जस्ट वेट एंड वॉच। वी एंड ए, इन दोनों के आपके साइंस को आपने जो है नोटिस करना है सबसे पहले। तो उसके बाद सेकेंड काम, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बाय द नेगेटिव साइन ऑफ द वेलोसिटी। हम सबको पता है कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन। नेगेटिव साइन वेलोसिटी में इसलिए आ रहा है बिकॉज जब हमारी ट्रेन इन द राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करी होगी, जो भी एग्जामिनर ने साइन किया हुआ है,
फॉर एग्जांपल हम राइट साइड को, फॉर एग्जांपल अगर हमारी ट्रेन आगे जा रही है, ओके, और हमने उसको पॉजिटिव ले लिया, और अगर वो ट्रेन टर्न बैक कर रही है, सही है, यू टर्न लेकर अगर वापस आ रही है और हमने उसको नेगेटिव कंसिडर कर लिया, इस वजह से हमारी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। एंड देयर कुड बी मोर रीजंस फॉर दैट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब सबसे पहले तो उसने हमसे बोला है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है डिक्रीज कर रहा है हमारे पास, तो ये हमें एक तो फॉर श्योर होता हुआ दिख रहा है पी में, ओके। एंड हाउ कुड यू नोट दैट? फर्स्ट, अगर मैं अज्यूम करूँ कि हमारी ये वैल्यू 10 है, सही है, ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे 5 है एंड दिस इज 0, तो ये 10 से हमारी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 0 पे आ गया, 10 से 0 आया, तो पी में तो हमारी वेलोसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज कर रही है। नाउ अब नेगेटिव्स में क्यू और आर में हमें किस तरह पता चलेगा? वंस अगेन मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको आपने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट हमारा 5 है और ये है 10, और बीच में कुछ प्लॉट्स बनाना है, फॉर एग्जांपल 2, और ये हो गया 8। अब क्यू में आप देखें हमारी वेलोसिटी पहले 2 हुई, फिर उसके बाद हमारी वेलोसिटी 5 हुई, और उसके बाद हमारी वेलोसिटी 5 से दोबारा टर्न बैक करी, सही है। दिस इज़ जस्ट एन अजम्पशन। इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। डोंट गो फॉर द नेगेटिव साइन, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ट्रेन पीछे जा रही है, ओके, जस्ट आपने ये कंसिडर करना है, पहले उसकी वेलोसिटी 2 हुई, फिर उसके बाद 5 हुई, और उसके बाद फिर दोबारा चेंज होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, ओके। तो हमारे पास q जो है दैट इज़ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो q तो ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ लेट्स फोकस ऑन r। अब r में हमारे पास वेलोसिटी 5 थी, 5 से कम होकर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर इवेंचुअली 2 हुई, और उसके बाद आके 0 हो गई यहाँ पे। तो वेलोसिटी r में हमारे पास अब वेलोसिटी पहले 5 से 2 हुई, फिर 1 हुई, 4 हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, और उसके बाद वेलोसिटी इवेंचुअली हमारी 0 हो गई। तो आर में हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, जबकि क्यू में इंक्रीज हो रहा था, ओके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी। एंड नाउ सबसे पहले तो आपके पास एक ये ऑप्शन है कि आपने सवाल को इस तरह समझ के सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जिन लोगों को इस सवाल को समझने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करें, आप नोटिस करें वी के और ए के साइंस। अगर तो वी और ए के जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हैं, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। और अगर वी और ए के साइंस जो है वो सेम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट, ग्राफ का ग्रेडियंट हमें बताता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब आप देखते हैं यहाँ पे जो हमारा जो ग्रेडियंट है पी का दैट इज़ नेगेटिव, ओके। पी का ग्रेडियंट हमारे पास नेगेटिव है, सही है। इसका मतलब हमारे पास पी की एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और अब वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी हमारी जो है कम हो रही है, सॉरी, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, ये देखें पॉजिटिव सेक्शन में है पी, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, जबकि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली पी हमने एक पॉइंट रख लिया कि पी में ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है। नाउ लेट्स फोकस ऑन क्यू। क्यू में अगेन हमारा ग्रेडियंट नेगेटिव है और हमारी वेलोसिटी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी इज ऑल्सो नेगेटिव और एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। इसका मतलब ये क्यू में यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है, सो क्यू इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नाउ हमारे पास बचा आर। अब आर में भी आप देख सकते हैं, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग। अब आर में आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव सेक्शन में, लेकिन आर में हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो अगेन आर में डिसेलरेशन हो रही है। दिस इज़ द शॉर्टकट जो कि आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अब एग्जामिनर इससे ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इसको सॉल्व करना भी इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, सही है। और मैंने आपको ये शॉर्टकट भी बता दिया, इसको आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमेशा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये चेक करना है कि आपका ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ऑलवेज नोटिस फॉर द साइंस ऑफ वी एंड ए। सो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, अ मेटल डिस्क इज स्क्वीज्ड इन द जॉज ऑफ अ वाइस, ओके। उसके बाद वो कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल डिस्क इज अनचेंज्ड व्हेन इट इज स्क्वीज्ड। अब जब आप इसको स्क्वीज़ करेंगे तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? ये डिफॉर्मेशन का सवाल है और हम सबको पता है कि जब एक बॉडी डिफॉर्म होती है तो उसकी काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं एक्सेप्ट इट्स मास।
मास ऑलवेज स्टेज द सेम, मास कैन नेवर चेंज। उसके अलावा जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, रेडियस भी हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि जब ये कंप्रेस होगी रेडियस एंड डायमीटर इवेंचुअली कम हो जाएंगे। एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा बिकॉज द एटम्स वुड कम क्लोज टू ईच अदर, फोर्स भी चेंज होगी। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. Question 6. The gravitational field strength in space is smaller than on Earth's surface. G की वैल्यू स्पेस में स्मॉल होती है देन अर्थ. How are the mass and the weight effect of a satellite affected as the satellite moves away from the surface of the earth and into space? अब देखें, हम ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि हम सबको पता है कि वेट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. सही है, क्योंकि W इज इक्वल्स टू mg फार्मूला है. तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी वेट भी बढ़ेगा, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी वेट भी कम होगा अगर मास कांस्टेंट है. और ये हम सबको पता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को दुनिया के जिस भी हिस्से में ले जाएं उसका मास हमेशा सेम रहेगा. सो द मास इज ऑलवेज अनअफेक्टेड, मास पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा. और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हुई है तो हमारे पास वेट कम हो जाएगा. लेट्स लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन. बोथ मास एंड वेट आर अनअफेक्टेड, दैट्स रॉन्ग. वेट इज अफेक्टेड. Mass decreases, that's wrong. Mass increases, that's wrong. Mass can never change. The mass is unaffected, perfect, and the weight decreases, that's perfect. So the correct answer is option D. I hope everything is clear till now. Now let's move on to the next question. Question 7. A material has a density of 2.4 gram per centimeter cube. What is the density in kilogram per meter cube? अब देखें, उसने हमारे पास जो डेंसिटी हमें बताई है दैट इज़ 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब. कन्वर्जन इज सिंपल, लेकिन देखें जो हमारे पास न्यूमरेटर है ना दैट इज़ इन ग्राम्स और उसको हमें कन्वर्ट करना है इन किलोग्राम्स. तो दैट्स अ सिंपल प्रोसेस. हम इसको सिर्फ डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास ये न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम. दैट इज़ 2.4 डिवाइडेड बाय 1000. अब मसला आता है डिनोमिनेटर का, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है ना दैट इज़ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होता है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास मामला क्यूब का है तो हमें इस रेशियो को क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसके लिए हमें दोनों का टोटल क्यूब लेना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारे पास रेशियो बनेगा फॉर द मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब. अब मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ यहाँ पे होगा किस तरह. सो बेसिकली हमारे पास ये जो वैल्यू है दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 एक्सपोनेंट 6. सही है, तो ये देखें ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर ऑफ 6. सही है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट्स अ वेरी बिग नंबर 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6. अब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6. नाउ एज इट इज़ हम इस पूरी वैल्यू को अपनी कैलकुलेटर में पुट करेंगे और ये हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 1000 एंड दिस इज द न्यूमरेटर. और अब डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6. So the value comes out to be 2400 kilogram per meter cube. And the correct answer is option D. I hope everything is clear till now. Now let's move on to next question. Question 8. An object falls vertically through the air. Which diagram represents the forces acting on the object? 4 ऑप्शन उसने हमें दिए हुए. नाउ द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज दैट द डायरेक्शन ऑफ फॉल इज डाउनवर्ड्स. ओके, इसका मतलब अब इस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगी होगी ऑब्जेक्ट पे दैट वुड बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड वी ऑल नो व्हाट इज वेट. वेट इज द पुश ऑफ एन वेट इज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब अर्थ जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है दैट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सही है, तो ये फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही होगी, ऊपर इसकी जो है एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी. तो ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी इस ऑब्जेक्ट पे. और हम देख सकते हैं फोर्स फ्रॉम अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ द वेट. ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये भी डाउनवर्ड कर रहा है. सो दिस वन इज ऑल्सो राइट.
एंड ये दोनों हमारे पास एक्सक्लूड हो गए, सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक्सक्लूडेड होगा। अब हमारे पास जो है बी और ए, बी में हमारे पास फोर्स ऑफ एयर एंड ऑब्जेक्ट, अब ए में सॉरी हमारे पास फोर्स ऑफ एयर एंड ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स है, दैट्स परफेक्ट। जबकि बी में हमारे पास इसका ऑपोजिट है, बी में हमारे पास फोर्स डाउनवर्ड लग रही है एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि फोर्स हमारे पास एयर रेजिस्टेंस की अपवर्ड्स लगेगी। इट अपोजेज द मोशन, एयर रेजिस्टेंस इज एन अपोजिंग फोर्स, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट के अपवर्ड्स एक्ट करेगी। Hence option B is also incorrect. So the correct answer is option A. That was a pretty simple question. Now let's move on to the next question. Question 9. A force F is applied to a lever at a distance L from the pivot as shown. Length D is the perpendicular distance between the force and the pivot. Which expression is the moment of the force about the pivot? अब ये force F जो है that is at an angle. सही है, तो अब ये हमसे बोल रहा है कि इसका मोमेंट कैसे निकालेंगे। मोमेंट की डेफिनेशन में पता है, दैट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिवट, एंड इन दिस केस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी, सो मोमेंट वुड बी एफ इंटू डी, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, इसमें क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमें एफ इंटू एल नहीं यूज़ करना, क्योंकि हम हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फोर्स जो है इट्स जस्ट एक्टिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, और हमारे पास वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ होता है, बट इन दिस केस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाज समथिंग एल्स। नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 10. A rocket is launched vertically upwards by a constant force from its engines. The data for the launch is shown. उसने हमें तीन फोर्सेस बताई हुई हैं, एक है वेट, एवरेज एयर रेजिस्टेंस एंड फोर्स फ्रॉम द इंजन। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ द वर्क डन ऑन द रॉकेट इज यूज टू इंक्रीज इट्स स्पीड इन द फर्स्ट 100 मीटर। नाउ अब जो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे फोकस करने के इस क्वेश्चन में, दैट इज इंक्रीज इट्स स्पीड एंड वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब है कि हमारे रॉकेट की जो डायरेक्शन है दैट इज अपवर्ड्स, और अब जो उसने हमसे वर्क डन मांगा है दैट इज द वर्क डन ट्रेवल्ड इन मूविंग द फर्स्ट 100 मीटर्स इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सही है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रैस्प आपको कराने की कोशिश करूँगा। आई विल एक्सप्लेन इट्स स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल। सबसे पहले वर्क डन की डेफिनेशन हमारे पास होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट वो होती है दैट इज ट्रेवल्ड पर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास यहाँ पे रॉकेट वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कर रहा है तो फोर्स हमें वही लेनी होगी जो यहाँ पे रॉकेट को वर्टिकली अपवर्ड्स मूव करने में हेल्प कर रही है, जो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रही है। ओके, तो हम यहाँ पे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो कि उसने हमें बता दिया 100 मीटर्स, और अब हमें फोर्स जो चाहिए जो रॉकेट को अपवर्ड्स मूव करने में हेल्प कर रही है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द सिनेरियो टू यू। बेसिकली अब ये हमारा रॉकेट है, ओके, अब इस पर तीन फोर्सेस लग रही हैं। नंबर 1 इट्स वेट, एंड वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वी ऑल नो दैट। तो वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकंड जो उस पर फोर्स लग रही है दैट इज़ एवरेज एयर रेजिस्टेंस, बट बिफोर डिसाइडिंग द एयर रेजिस्टेंस हमें ये देखना है कि फोर्स फ्रॉम इंजन कहाँ यूज़ हो रही है। फोर्स फ्रॉम इंजन इज़ यूज्ड टू पुल द रॉकेट अपवर्ड्स। रॉकेट को ऊपर भेजने में जो असल फोर्स है दैट इज़ द फोर्स ऑफ इंजन, सो इट अलाउज द रॉकेट टू मूव अपवर्ड्स। ओके, एंड अब हम सबको पता है कि एयर रेजिस्टेंस इज़ एन अपोजिंग फोर्स, तो ऑब्वियसली अगर फोर्स फ्रॉम इंजन रॉकेट को हेल्प कर रही है अपवर्ड्स मूव करने में तो एयर रेजिस्टेंस वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स बिकॉज इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दैट इज़ वेट एंड एयर रेजिस्टेंस, वेयर एज रॉकेट को ऊपर मूव करने में कौन सी फोर्स हेल्प कर रही है, 3.5। नाउ अब यहाँ पे जो मेजर स्टूडेंट्स गलती करेंगे दैट इज़ कि वो 3.5 बोलेंगे कि 3.5 is acting upwards and we will just multiply 3.5 by 100 and we'll get to the answer, but no, that's wrong. 3.5 multiplied by 100 would not be your answer. क्यों? क्योंकि हमारे पास दो opposing forces यहाँ पे act कर रही हैं, तो total 3.5 is not used to increase the speed of the rocket. For example, अब आप एक heavy box को push कर रहे हैं, एक रफ़ रोड है और वहाँ पे बहुत फ्रिक्शन है, उसकी वजह से उस बॉक्स को पुश करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी और आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वर्क डन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब आप उसमें नेट फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी टोटल फोर्स लगाई हुई फोर्स को फ्रिक्शन से माइनस करेंगे, उसके बाद वो फोर्स आएगी जो आपने उस बॉक्स पे लगाई थी। तो यहाँ पे भी यही सिनेरियो है, हमें
अपवर्ड फोर्स में से डाउनवर्ड फोर्सेस को माइनस करना पड़ेगा, फिर हमारे पास आएगी नेट फोर्स। उस नेट फोर्स को हम अपने फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll calculate the net force, that is 3.5 माइनस वेट की वैल्यू है हमारे पास 1.9 प्लस एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.1, तो हो जाएगा 3.5 माइनस 2.0 एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1.5 मेगा न्यूटन्स। ये वो फोर्स है जो कि रॉकेट को हेल्प कर रही है इन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड इन द फर्स्ट 100 मीटर्स। नाउ अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं फोर्स का यूनिट चेंज नहीं करूँगा बिकॉज हमारे पास जो आंसर्स हैं वो भी मेगा जूल्स में है। सो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस कम्स आउट टू बी 150 मेगा जूल्स। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में बताए वो आप सबको क्लियर होंगे। ओके क्योंकि हमने ये एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, बट मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको इससे अच्छी तरह से डिलीवर कर पाऊँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एन एनर्जी ट्रांसफ़र। दैट्स वेरी सिंपल। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज़ यूजफुल पावर और एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी और पावर इनपुट। ओके तो यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इनपुट, दैट्स परफेक्ट। टोटल इनपुट ओवर यूजफुल आउटपुट, दैट्स रॉन्ग, इसने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्वैप किया इसमें। टोटल एनर्जी आउटपुट एंड टोटल पावर आउटपुट। अब एनर्जी और पावर मतलब एफिशिएंसी है तो निकलेगी होल एनर्जी के लिए या फिर सिर्फ पावर के लिए, और यहाँ पे यूजफुल का वर्ड इस्तेमाल ज़रूरी है, तो दैट्स इट्स ऑल्सो रॉन्ग। दैट्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन Question 12. 4 different masses are lifted through different distances in different amounts of time. In which combination of mass, distance, and time is the greatest power transferred? Now, अब उसने हमसे बोला है कि किस मास और डिस्प्लेसमेंट में मास, डिस्टेंस और टाइम में ग्रेटेस्ट पावर ट्रांसफ़र हुई है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसने मल्टीपल मासेस दिए हुए हैं, एक टाइम की वैल्यू दी हुई है और इसने हमें डिस्टेंस की वैल्यू बताई हुई है। लिफ्टेड का मतलब है कि हम इनको पिकअप कर रहे हैं फ्रॉम अर्थ और फ्रॉम समथिंग एल्स और हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। सही है, क्योंकि बिकॉज डायरेक्ट देखें यहाँ पे हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम। ओके क्यों, और वो हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम तो है लेकिन एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी निकालने के लिए हमने सबसे पहले ये नोटिस किया कि हमारे पास इस ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है, इसका मतलब वी आर गिविंग इट सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज GPE इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे mgh की वैल्यू निकाल देता हूँ, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय G 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2.5, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू 9.81 इंटू 2.5। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये दोनों सेम होंगी और ये दोनों वैल्यूज़ एनर्जी की सेम होंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रही है हमारे पास 39.24। So this also becomes 39.24 and this is second one 1.5 multiplied by 9.81 multiplied by 2.5, तो ये वैल्यू आ रही है 36.787। नाउ अब हम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर इज बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया हुआ है टोटल 3 सेकेंड्स, इधर हमारे पास टाइम दिया हुआ है टोटल 2 सेकेंड्स, इधर हमारे पास टाइम दिया हुआ है 1.5 और इधर भी हमारे पास टाइम दिया हुआ है 1.5 सेकेंड्स। लेट मी जस्ट चेक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखी है। यस दैट्स परफेक्ट। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 39.24 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास पहली पावर की वैल्यू आ रही है, फर्स्ट वैल्यू इज 13.08। नाउ सेकेंड वैल्यू 36.787 divided by 2, 18.4
or 18.39 for the sake of significant figures, and 39.24 divided by 1.5, this comes out to be 26.16. Let me just shift the camera downwards a little bit so that everything is much more clearer. And the last value, 36.787 divided by 1.5, so this comes out to be 24.5. नाउ अब आप देखें मैंने सारी पावर की वैल्यूज़ थ्रू ब्लैक पेन मैंने इंडिकेट कर दी हैं, और अब हम देख सकते हैं दैट्स ऑब्वियस कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नाउ मैंने क्लियर वर्किंग करके एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सबसे पहले मैंने एनर्जी निकाली थ्रू द फार्मूला ऑफ mgh. उसके बाद मैंने उसको टाइम से डिवाइड किया और इस तरह मेरे पास पावर आ गई. सो इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए ना, यू फर्स्ट हैव टू अप्रोच व्हाट इट्स आस्किंग फ्रॉम यू, और उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को डिलीवर करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 13. एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 into 10 raised to power 5 Newton per meter square is trapped in a container by a piston. A force is applied to move the piston down into the container. The temperature of the air remains constant. The distance between the base of the container and the piston decreases from 0.18 meters to 0.15 meters. What is the new pressure inside the container? Now this is a very simple question. We'll basically apply Boyle's law here, and Boyle's law states that the pressure, and we know that in Boyle's law, when the temperature is constant, then we can equate the product of the previous pressure and volume with the new pressure and volume. So that is basically P1, V1 is equals to P2, V2, and the value of pressure here is 1 into 10 raised to power 5 multiply by the volume, because the container is same, hence the area would also be the same on both sides and it would eventually get cancelled. So we don't need the area here, we just need the lengths that are reduced. So this is 0.18, this was the previous length before the piston was moved inwards, और जब पिस्टन को हमने इन्वर्स मूव किया तो इसकी न्यू लेंथ आ गई हमारे पास 0.15. प्रेशर को मैं एस पी कंसिडर कर लेता हूँ, तो P मेरे पास आ जाएगा व्हेन आई वुड मल्टीप्लाई 1 into 10 raised to power 5 multiply by 0.8 and divided by 0.15. I would recommend you to use the calculator all at once. सारी चीज़ों को एक जगह असेंबल करें, उसके बाद कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, सो यू डोंट मतलब आप किसी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में डेसिमल प्लेसेस में उलझ ना जाएं. ओके, तो I would recommend you this, बाकी आपकी मर्जी. 1 into 10 raised to power 5 multiply by 0.18 and this is divided by 0.15. So the answer comes out to be 1, 2, 0, 0, 0 and 0, and this is basically 1.2 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. Hence the correct answer is option C. I hope this is clear. This was a pretty simple question and no difficulties. Question number 14. A sealed gas syringe contains a gas that is kept at a constant volume. Which law describes how a change in the temperature of the gas affects its pressure? Now, we all know that when temperature increases, okay, the air particles that are in continuous random motion, they gain kinetic energy, okay, hence their speed increases, and then they collide frequently with each other and with the walls of the container, which causes the pressure eventually to increase. So this is the whole explanation behind the relation of temperature and pressure. Temperature increases, pressure increases. Temperature decreases, hence pressure also decreases. So temperature decreases, pressure increases, that's wrong because they are not inversely proportional. Temperature decreases, pressure gas unchanged, that's wrong. Temperature increases, pressure increases, that's perfect. Option C is our correct answer. Okay, I hope everything is clear till now. Now let's move on to the next question. Question 15. The melting temperature of gold is 1064 degrees Celsius. What is the melting temperature of gold on the Kelvin scale?
So that's pretty simple. We know that the formula for calculating temperature in Kelvin scale is any number in degrees Celsius plus 273. Okay, so this is equals to K is equals to 1064 plus 273. Put it in the calculator and you will get 1337K. And the correct answer is option D. Now, the next question. The table shows the melting and boiling temperatures of three elements. It has given us the melting and boiling points of three different elements, and it's asking at which temperature are the three elements in different states. Now, this is a very tricky question and we have to solve it using a number line. So wait a minute, let me grab the board and markers and I'll be back in a second. Now this is the number line that I have drawn using three different markers. The black one represents oxygen, the blue one represents nitrogen and the red one represents argon. So अब हम क्या करेंगे देखें. अब मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगा नंबर लाइन पे, बल्कि इंडिकेट करूँगा कि कौन से पॉइंट को कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ पे लिक्विड, कहाँ पे गैस. सो वी नो कि आर्गॉन 185 पे, लेट मी जस्ट पिक द रेड कलर फॉर आर्गॉन. आर्गॉन 185 पे मेल्ट हो रहा है. ओके, और 189 पे आर्गॉन जो है नहीं, 189 पे मेल्ट हो रहा है और 185 पे बॉयल हो रहा है. इसका मतलब 185 के बाद आप उसको जितना भी गर्म करते रहें, इट्स नो यूज़, बिकॉज वो गैस बन चुका है. सो आफ्टर 185 आर्गॉन इज बेसिकली अ गैस. सही है. इसका ये मतलब है कि हमारे पास आर्गॉन की एक स्टेट तो आ गई. नाउ 189 पे आर्गॉन मेल्ट हो रहा है. इसका मतलब कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आर्गॉन 189 के बाद आर्गॉन मेल्ट हो चुका है. इसका मतलब ये है कि इस पूरे फेज में आर्गॉन इज़ बेसिकली अ लिक्विड. इन बिटवीन 189 एंड 185 आर्गॉन इज़ अ लिक्विड, एंड बिफोर 189 आर्गॉन सॉलिड है. So before this point, argon is basically a solid. I'm sorry, मार्कर की इंक थोड़ी ख़राब है, बट द कॉन्सेप्ट जो मैं देना चाह रहा हूँ उसको समझें. नाउ द नेक्स्ट वन. अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो पास जो नाइट्रोजन है वो 210 पे, नेगेटिव 210 पे आके मेल्ट हो रहा है. इसका मतलब नेगेटिव 210 से पहले जो है नाइट्रोजन वॉज सॉलिड. सो लेट मी इंडिकेट दैट बिफोर 210 नाइट्रोजन वॉज अ सॉलिड. ओके, और अब वो कह रहा है कि 196 पे आके नाइट्रोजन बॉयल हो रहा है. इसका मतलब आफ्टर 196 नाइट्रोजन इज़ अ गैस. सो आफ्टर 196 नाइट्रोजन इज़ अ गैस. इसका मतलब इस पूरे पीरियड में नाइट्रोजन इज़ अ लिक्विड. ओके, I've used two markers and I've indicated two elements and their states. ओके, मैं आपको उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर. नाउ अब हमें पता है आर्गॉन ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव 218 पे आके मेल्ट हो रहा है. इसका मतलब कि 218 से पहले ऑक्सीजन इज़ अ सॉलिड. तो यहाँ से पहले ऑक्सीजन हमारे पास था सॉलिड, और नेगेटिव 183 पे ऑक्सीजन मेल्ट हो रहा है. इसका मतलब 183 के बाद ऑक्सीजन इज़ अ गैस. तो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद ऑक्सीजन इज़ बेसिकली अ गैस, which means that this entire area that oxygen covers, oxygen is basically a liquid. At this stage oxygen is a liquid. अब मैं जो है मैंने सारी स्टेट्स ऑफ मैटर्स को सारे एलिमेंट्स को सारी स्टेट्स ऑफ मैटर्स से मैच कर दिया है कि या तो वो सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड या गैस, और सारे पॉइंट्स इंडिकेट कर दिए. अब आप देखिए क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान होगा. विल सॉल्व इट इन सेकेंड्स. नंबर 1, उसने हमें बोला कि नेगेटिव 220 डिग्री सेल्सियस में, ऑप्शन ए में बोला कि आप मुझे बताएं नेगेटिव 220 में क्या होगा. देखिए क्वेश्चन ये है कि एट विच टेम्परेचर आर द थ्री एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, विच मीन्स कि तीनों की अलग अलग स्टेट्स होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ वन इज सॉलिड द अदर शुड बी अ लिक्विड एंड देन द थर्ड वन शुड बी अ गैस. तो अब हमें तीनों डिफरेंट स्टेट्स चाहिए. देखते हैं कौन से टेम्परेचर में मिलती हैं. नंबर 1 नेगेटिव 220. -220 से पहले अब आप देखें 218 से पहले ऑक्सीजन इज़ अ सॉलिड. इसका मतलब ऑक्सीजन तो सॉलिड होगा. 210 से पहले नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो अ सॉलिड. इसका मतलब ये भी सॉलिड है. और 189 से पहले जितना भी पहले आप जाते रहें आर्गॉन इज़ ऑल्सो सॉलिड. इसका मतलब ये तीनों सॉलिड्स हैं, विच मीन्स कि हमारा पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. -220 कैन नॉट बी कंसिडर्ड. सही है.
नाउ अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 205, ओके, -205। तो अब हम देख सकते हैं कि 205 वुड लाई इन बिटवीन -196 एंड -210, विच मीन्स इस एरिया में 205 लाई करेगा, -205। अब इस एरिया में हमारे पास नाइट्रोजन तो लिक्विड है, ओके, और आर्गॉन आप देख सकते हैं 189 से पहले हमारा सॉलिड है। इसका मतलब यहाँ पे आर्गॉन सॉलिड होगा और नाइट्रोजन लिक्विड है। बट द प्रॉब्लम इज देयर कि ऑक्सीजन भी हमारे पास 205 में अगर आप मैच करें तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो लिक्विड। इसका मतलब ऑप्शन बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ ऑप्शन सी, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन सी में है -190 विच वुड लाई समवेयर हेयर, सही है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास अगर मैं ऊपर जाऊं तो सॉलिड है आर्गॉन, एट 190 आर्गॉन इज अ सॉलिड। और अगर मैं नीचे आऊं तो एट 190 नाइट्रोजन इज अ गैस। तो हमें दो डिफरेंट स्टेट्स मिल गए, एट 190 आर्गॉन इज अ सॉलिड एंड नाइट्रोजन इज अ गैस। और अगर मैं इसको मज़ीद ऊपर लेके जाऊं एंड ऑक्सीजन इज अ लिक्विड। इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, क्योंकि इस पॉइंट पे या इस टेम्परेचर पे हमारे पास तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट हैं, तीनों एलिमेंट्स के स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट है। और -175 अगेन वो कहीं इसके बाद लाई करेगा एंड ऑल द एलिमेंट्स वुड बी गैस। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को टोटली क्लियर होगा। मैंने एक एक चीज़ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं करेक्ट आंसर को इंडिकेट कर दूं, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, द डायग्राम शोज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इन अ बीकर। What reduces the rate of loss of liquid by evaporation? अब evaporation को रेट को कम करने के लिए जो जो मेजर्स यहाँ पे ले जाएंगे हम वो पहले ऑप्शन रीड कर लेते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। रिमेंबर हमें रेट ऑफ evaporation कम करना है। ब्लोइंग एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द बीकर, दिस वुड इंक्रीज evaporation, hence this option is wrong। इससे evaporation इंक्रीज होगी, मोर पार्टिकल्स वुड लीव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। हीटिंग द लिक्विड, when temperature is increased evaporation also increases because the molecules gain kinetic energy, so this option is also incorrect। ऑप्शन नंबर सी, पुटिंग अ लीड ऑन द बीकर, जब हम बीकर पे एक लिड लगा देंगे तो जो हमारे पास सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास लीव करने का चांस कम हो जाएगा। कम मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे हमारे बीकर से और ज़्यादातर हमारे पे लिड पे जो स्टिक हो जाएंगे। इस तरह जो है हमारे पास इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, हैंस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी, ट्रांसफरिंग द लिक्विड टू अ बीकर विद लार्जर डायमीटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ती है। So option C is the correct answer. Now let's move on to the next question, that is question 18. Question 18. What is the color and what is the texture of the best absorber of infrared radiation? Absorber best होता है, color होता है black. Sorry. The best absorber is black color and the best texture is dull. Okay, so dull black surfaces are the best absorbers of infrared radiation. So black and shiny, no. Black and dull, that's right. White and shiny, no. They are best emitters. White and shiny, by the way. White and dull, that's also wrong. So the correct answer is option B. Now let's move on to the next question. Question 19. Which rock gives the velocity and wavelength of a wave that is an ultrasound wave? Now we all know that the frequency of an ultrasound wave is always greater than 20,000 hertz. Okay, now we have to calculate the frequencies of all of these options and then the frequency that is greater than 20,000, that would be our answer. But there is a catch in this question. The examiner has tricked the students. देखिए एग्जामिनर ने बेसिकली क्या किया कि उसने हमें वेलोसिटी तो मीटर्स पर सेकंड में बताई, लेकिन उसने हमें वेव लेंथ सेंटीमीटर्स में बताई है। तो इसको हमें पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय थ्रू डिवाइडिंग बाय 100। सो अब मैं नाउ ग्रैब योर कैलकुलेटर्स। सो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास है 330 एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाय 6.6। इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स, डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास पहली फ्रीक्वेंसी आ रही है 5000 हर्ट्ज़। लेट मी जस्ट नोट इट डाउन, 5000 हर्ट्ज़ आ गई मेरी पहली फ्रीक्वेंसी। नाउ द सेकेंड वन, अब मेरे पास है 890 डिवाइडेड बाय 89 डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास ये आ रही है 1000 हर्ट्ज़। सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ रही है 1000 हर्ट्ज़। नाउ द थर्ड वन,
तो ये है 1500 divided by 6.0 divided by 100. This comes out to be 25,000 hertz, and let me note it down, 25,000, and the last one 4,000 divided by 25 divided by 100. So this comes out to be 16,000 hertz. Okay, I've carefully done all the calculations, and after these calculations I've concluded that the correct answer is option C, because option C में मेरे पास जो frequency आई है that is greater than 20,000, which is the range of ultrasound frequencies. Option C is our correct answer. Now let's move on to the next one. Question 20. The diagram shows a ray of light incident on a plane mirror. What is the angle of reflection? ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे दे विल सी दैट कि ये इतना आसान क्वेश्चन है, 30 एंगल दिया हुआ है, सो 30 इज़ अ करेक्ट आंसर, दे जस्ट टेक ऑप्शन ए एंड मूव ऑन. बट नो, दैट्स नॉट द केस. एक बात हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज़ कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, और हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दे बोथ आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल. दे बोथ आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल. ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल. अब पहले हमें इस डायग्राम में नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेंगे जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा. ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. तो ये मेरे पास आ गई लाइन ऑफ नॉर्मल. अब मेरे पास ये वाला एंगल है 90 डिग्रीज. ऑल द मैथ स्टूडेंट्स, 90 माइनस 30, ये आ गया 60 एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये भी हो गया 60 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट देयर वॉज अ कैच. सो प्लीज़ डायग्राम को एनालाइज किया करें, उसके बाद जो भी नेसेसरी वर्किंग हो वो करें, और उसके बाद अपने आंसर को कंक्लूड करें. डोंट बी इन अ हरी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Question 21. An object O is placed in front of a plane mirror. Which diagram shows the image I formed by the mirror? अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है. प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी सबसे पहले तो ये है कि इक्विडिस्टेंट इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं. आई और ओ हमेशा मिरर से इक्विडिस्टेंट होंगे. ओके, और उसके अलावा लेटरली इन्वर्टेड होती है, अपराइट नहीं होती. सही है. इफ़ यू सी योर सेल्फ इन अ मिरर, यू विल नॉट सी योर सेल्फ एज एन अपराइट पर्सन. जैसे आप सामने खड़े होंगे वैसे ही आप मिरर में अपने आप को देखेंगे. जस्ट सिर्फ ये कि लिटरली इन्वर्टेड होते हैं, ओके, बट नॉट अपराइट. सो नॉट अपराइट एंड इक्विडिस्टेंट. तो ये दो प्रॉपर्टीज़ को हमें आप यूज़ करने अपने आंसर निकालना है. ऑप्शन ए में उसने इक्विडिस्टेंट रखा हुआ है दोनों को, और बिल्कुल परफेक्ट है. जैसे हमारी ओ हमारा वर्टिकली अपवर्ड्स है और आई भी वर्टिकली अपवर्ड्स है, दैट्स परफेक्ट. इसमें आप इसने देखें क्या किया, ऑब्जेक्ट इज़ वर्टिकली अपवर्ड्स बट आई इज़ डाउनवर्ड्स. इसका मतलब इसने इमेज को अपराइट कर दिया. दैट इज़ द प्रॉपर्टी, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर, सो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन सी में देखें उसमें सरफेस पे ही इमेज बना दी है, सो इसको देखते ही आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए. ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड अगेन ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर. Hence, option A is the correct answer. Now, let's move on to the next question. Question 22. The diagram shows a ray of light traveling from air to medium Q. What is the critical angle for the boundary between medium Q and air? Now, अब इसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा है इस सवाल में. Why? क्योंकि हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है sin C is equals to 1 over n, where n is the refractive index. सही है, n जो है ना वो हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर. पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, फिर उसको क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी. तो फॉर दिस पर्पस पहले मैं निकालता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द नॉर्मल. अब उसने अगेन यहाँ पे क्या किया हुआ, उसने हमारे पास जो वैल्यूज़ दी एंगल्स की, दैट आर फ्रॉम द लाइट रे, नॉट फ्रॉम द नॉर्मल. तो अब हमें इनको फ्रॉम द नॉर्मल लाइट रेस को निकालना पड़ेगा. पहली वैल्यू मेरी आएगी 90 माइनस 42, एंड दैट कम्स आउट टू बी 48. तो मेरी पहली एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ रही है 48, और मेरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है 90 माइनस 49.5, एंड दैट इज़ 40.5. तो अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ. साइन ऑफ 48
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40.5, 40.5, तो ये आ गया साइन 48 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40.5। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की n इज इक्वल्स टू 1.144, करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको मैं पुट करूँगा अपने क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा साइन सी इज इक्वल्स टू 1/1.144, तो सी आ जाएगा साइन इनवर्स 1/1.144। तो मेरे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ रही है शिफ्ट साइन इनवर्स 1/1.144। दिस कम्स आउट टू बी 60.9 डिग्रीज। तो मेरे पास इससे मैच करता हुआ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, which two waves are components of the electromagnetic spectrum? We all are very familiar with the electromagnetic spectrum and we know which rays are present in it and which are not. Light and sound, no. Ultrasound and ultraviolet. Ultraviolet is a part of electromagnetic spectrum but not ultrasound. So this is also incorrect. Water waves and infrared is a part but not water waves. This is also incorrect. X-rays are the part of electromagnetic spectrum and microwaves are also the part of electromagnetic spectrum. Hence the correct answer is option D. And now comes question 24. Question 24, the diagram shows an iron nail in 4 different situations. In which diagram is the nail an induced magnet? सबसे पहले आपको इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का मतलब समझना है। एक मैग्नेट या एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट कब बनता है? जब उसको आप एक मैग्नेट के क्लोज रखो या फिर जब आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखो। बेसिकली होता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो उसकी मैग्नेट की फील्ड के साथ अलाइन कर जाते हैं, और सॉरी मेटल की फील्ड के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर जाती है। उसकी वजह से वो आपका जो मेटल होता है वो टेम्पररीली एक मैग्नेट बन जाता है, और जैसे ही आप उस मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेट को उसके पास से हटाते हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर लेता है। लेकिन उसको एक मैग्नेट बनने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना ज़रूरी है। अगर आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखोगे तो कभी भी एक मेटल मैग्नेट नहीं बनेगा। सही। नाउ लेट्स स्टडी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए में उसने आयरन नेल को, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मेटल है, उसको उसने एक मैग्नेट के क्लोज रखा है। हेंस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये इस मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि इस आयरन नेल के साथ अलाइन करेगी और इसको एक टेम्पररी मैग्नेट बना देगी, एक इंड्यूस्ड मैग्नेट बना देगी। नाउ ऑप्शन बी, आयरन बार एक मैग्नेटिक मेटल तो है लेकिन आयरन बार की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जब तक कि वो एक मैग्नेट ना बना हो। तो और अभी उसने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि आयरन बार एक मैग्नेट बना हुआ है। सो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, अब यहाँ पे है ये कि अगर तो ये स्विच क्लोज होता तो इस कॉइल ऑफ वायर की एक मैग्नेटिक फील्ड होती और ये आयरन नेल एक मैग्नेट बन जाता, लेकिन क्योंकि स्विच ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही। इस वजह से ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड अगेन ऑप्शन डी फॉर द सेम पर्पज इज रॉन्ग, बिकॉज कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही, स्विच ओपन है, नो करंट इज फ्लोइंग, इट्स जस्ट अ नॉर्मल आयरन नेल एंड इट हैज़ नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। Option D is also incorrect. So the correct answer is option A. Now, the next question. Question 25. Which row correctly shows a magnetic metal and a non-magnetic metal? That's easy. ये तो बहुत आसान है। एल्यूमिनियम जो है वो एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल होता है, सो दैट्स रॉन्ग, ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड। कॉपर भी एक नॉन मैग्नेटिक मेटल होता है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आयरन, यस आयरन एक मैग्नेटिक मेटल होता है, सो वी कैन कंसिडर ऑप्शन सी। और स्टील भी एक मैग्नेटिक मेटल होता है, सो यू कैन कंसिडर ऑप्शन डी ऑल्सो। अगर ये आपको नहीं पता है कि मैं इस तरह जज कर रहा हूँ, सो आप लोग अपने पहले नोट्स को क्लियर करें, उसमें सारी चीज़ें स्टेट हो जाती हैं। अच्छा, अब सी और डी हमारे पास बचे। ऑप्शन डी में उसने बोला आयरन इन नॉन मैग्नेटिक मेटल। आयरन ये इनकरेक्ट है क्योंकि आयरन इज अ मैग्नेटिक मेटल और कॉपर इज अ नॉन मैग्नेटिक मेटल, सो दैट्स करेक्ट। हेंस ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 26. A freely suspended magnet is held perpendicular to a uniform magnetic field as shown. The magnet is viewed from above. What happens to the magnet when it is released? And 4 options are listed. Now, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज़ डाउनवर्ड्स।
सही है। और हम सबको ये पता है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त नॉर्थ पोल को, और वी रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ पोल को। सही है। तो अब क्या होगा कि मैग्नेट, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारे डाउनवर्ड्स है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अब हमें ये पता है कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। इसका मतलब ये है कि साउथ नॉर्थ वाले जो वाली साइड है ये साउथ को अट्रैक्ट करेगी, और ये वाली साउथ की साइड नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगी। तो ये मैग्नेट अब क्या अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर लेगा। इसका मतलब नॉर्थ वुड शिफ्ट डाउनवर्ड्स एंड साउथ वुड शिफ्ट अपवर्ड्स। सही है। तो दिस मूवमेंट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। Okay, so our correct answers are option B and option D. A and C are cancelled. Now, जैसे ही एक बार ये टर्न हो जाएगा, जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक बार टर्न हो जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा नीचे, साउथ ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऊपर नीचे ये मैग्नेट मूव नहीं करेगा बिकॉज ऑल द फोर्सेस वुड बी कैंसल्ड। और क्योंकि एक बार ये रोटेट हो गया नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसने अपने आप को अलाइन कर लिया, हेंस देयर इज नो मूवमेंट इन द मैग्नेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। It turns through 90 degree anti-clockwise and then stops moving. Now let's move on to the next one. Question 27. A plastic rod becomes charged when it is rubbed with a cloth. Which statement gives the reason for the charge on the rod? अब प्लास्टिक रॉड चार्ज हो रही है। अब एक चीज़ हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए कि प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स नेवर मूव एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव। प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं करते। और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरह होती है, अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो वो बॉडी जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज इन नेचर। तो अब हम इस थ्योरी की पर्सपेक्टिव पे हम अपने ऑप्शंस को रीड करेंगे। ऑप्शन ए, द प्लास्टिक रॉड लूजेस प्रोटॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। दैट्स रॉन्ग। मैंने अभी आपको बताया प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। द प्लास्टिक रॉड लूजेस प्रोटॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नो, ये हमारी थ्योरी के ऑपोजिट है, बिकॉज जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज होगी। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द प्लास्टिक रॉड गेन्स प्रोटॉन्स, दिस इज अगेन रॉन्ग। द प्लास्टिक rod loses electrons and becomes positively charged. That's perfect. So option D is our correct answer. Now let's move on to the next question. Question 28. Four resistors, each of resistance are connected in series with a cell of EMF E. From left to right, what is the current in each of the resistors? This is a pretty and a fairly simple question, क्योंकि हमें पता है एक सीरीज सर्किट में करंट is equally separated along all the resistors, which means I is equals to I1 is equals to I2 is equals to I3 is equals to I4. All the resistors are experiencing the same current. सही है। अब हमें बस टोटल रेजिस्टेंस देखनी है, उसके बाद हम उससे अपनी EMF की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। हमें पता है कि करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR। इसको अगर हम R को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो द फॉर्मूला फॉर करंट बिकम्स V ओवर R। इस केस में हमारे पास V है द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, दैट इज़ E, जो कि हमारी बैटरी की EMF है, और R हमारे पास है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे निकलेगी, सीरीज सर्किट में हमारे पास रेजिस्टर्स हैं। इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास R प्लस R प्लस R प्लस R। इस तरह हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आई सर्किट की 4R। तो हमारे पास जो इसको हम फॉर्मूले पुट कर देंगे तो दिस बिकम्स आवर करंट, दैट इज़ द करंट ऑफ द टोटल सर्किट एंड दैट इज़ बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय ईच ऑफ द रेजिस्टर्स। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया दैट इज़ ऑप्शन ए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेसिक प्रिंसिपल्स पे था DC सर्किट्स के, सीरीज़ के सर्किट के आपको रूल्स वगैरह याद होने चाहिए। क्वेश्चन 29. How 1 volt can be expressed? This is again a very simple question. वोल्टेज की डेफिनेशन में पता है, वोल्टेज इज वर्क डन ओवर चार्ज और एनर्जी ओवर चार्ज। ओके, तो या तो वर्क डन ओवर चार्ज हो सकता है या फिर एनर्जी ओवर चार्ज हो सकता है, और वर्क और एनर्जी दोनों का सेम सिंबल होता है, दैट इज़ जूल।
और चार्ज का हमारे पास सिंबल होता है कूलम. सो दिस इज 1 जूल per coulomb. So 1 coulomb per ampere, that's wrong. 1 coulomb per joule, no, that's not the correct one. 1 joule per ampere, that's again wrong. 1 joule per coulomb, that's perfect. Option D is the correct answer. The next question, question 30. X is a piece of wire with length L, area A and resistance R. Wire Y is made from the same material and is connected to wire X to produce a component with a total resistance of R/2. What are the dimensions of Y and how is it connected to X? अब देखें, हमें ये पता है कि हमारी जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ लेंथ और रेजिस्टेंस इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन विथ एरिया. तो अगर हमारी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारी कम होगी, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वाइस वर्सा. सही है. तो अब देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि मेरे पास पहले रेजिस्टेंस आर थी और वाई की, जब मैंने इसमें वाई की रेजिस्टेंस ऐड की तो मेरे पास अब जो टोटल रेजिस्टेंस बनी दैट इज़ R/2. इसका मतलब ये है कि मेरी वाई की रेजिस्टेंस जो है वो एक्स की रेजिस्टेंस के इक्वल है. सही है. क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज हमारे पास जो रेशो बन रहा है दैट इज़ R/2. इसका मतलब जो हमारे टोटल सर्किट की जो हमारी रेजिस्टेंस है दैट इज़ R/2. रेजिस्टेंस पहले वाले एक्स की हमारे पास आर है, तो वाई की और एक्स की सेम रेजिस्टेंस होगी, तभी ये प्रोपोर्शन जो है एक एवरेज बन रहा है R/2, क्योंकि हमारे पास दो ही हमारे पास रेजिस्टर्स हैं. तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ सी एंड डी. सो लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन डी फर्स्ट. ऑप्शन डी में हमारे पास लेंथ 4 टाइम्स बढ़ी तो ये हो गया 4R, और एरिया भी 4 टाइम्स बढ़ा तो ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड एरिया हैव एन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो हमारे पास रेजिस्टेंस रह गई R. अब हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस है R. सही है. सीरीज़ में उसने हमसे बोला ये सर्किट है, तो सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, R+R. सो दिस इज इक्वल्स टू 2R. इसका मतलब ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन सी. अगेन 4 से मल्टीप्लाई होगी रेजिस्टेंस और 4 से डिवाइड होगी तो हमारे पास सिर्फ R बचेगा, तो ये हो जाएगा. अब पैरेलल में हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला इज़ 1/R प्लस 1/R और इसका होल इनवर्स. ओके, तो अगर हम इसकी वर्किंग करें तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 + 1 2, 2/R का इन्वर्स, और 2/R का इन्वर्स होता है R/2. सो दिस इज R/2 एंड हेंस option C is our correct answer. I hope you all understand. Let's move on to the next question. Question 33. A magnet moves through a coil of wire as shown. The direction of motion of the magnet is inverse, as we can see it is moving into the coil of wire. Magnetic poles are produced at the two ends of the coil as the magnet enters and as the magnet leaves the coil. Which pole is induced at P when the magnet enters the coil? एंड विच पोल इज इंड्यूस्ड एट क्यू व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल. अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली ये है, उसने हमसे पी पे पोल मांगा जब मैग्नेट एंटर कर रहा है, और उसने हमसे क्यू पे पोल मांगा जब मैग्नेट लीव कर रहा है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ऑप्शंस को कंसिडर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि जब ये मैग्नेट इनवर्ड्स मूव करने की कोशिश कर रहा है तो पी पे एक ऐसा पोल प्रोड्यूस होगा जो कि इस मैग्नेट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करेगा, रिपेल करेगा. पी नहीं चाहेगा कि ये मैग्नेट अंदर आए, वो इसको अपोज करेगा, वो चाहेगा कि ये मैग्नेट वापस बाहर जाए, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करेगा. तो वो यहाँ पे एक ऐसा पोल इंड्यूस करेगा जो कि इस मैग्नेट की डायरेक्शन को हिंडर करे, डायरेक्शन ऑफ मोशन को. तो क्योंकि इस मैग्नेट के राइट पे नॉर्थ पोल है तो पी भी एक नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर लेगा, क्योंकि जो हमारे पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इस तरह इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोज होगी और यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, क्यू पे साउथ हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो ए या बी, नॉट सी एंड डी. नाउ द सेकंड केस. अब ये मैग्नेट जा रहा है बाहर, वंस अगेन इधर नॉर्थ है इधर साउथ है. डायरेक्शन ऑफ मोशन जब बाहर है तो अब पी चाहेगा कि ये मैग्नेट बाहर ना जाए, पी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि ये मैग्नेट वापस अंदर आए, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करेगा. और जब ऐसा होगा तो पी यहाँ पे एक साउथ पोल इंड्यूस करेगा, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. जब पी पे साउथ पोल प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास क्यू पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगी. इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए.
सही है। जब ये मैग्नेट एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो पी इसको रिपेल कर रहा है, और जब ये मैग्नेट बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो पी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 34, a straight vertical wire carries a current in the direction shown. What is the pattern of the magnetic field around the wire seen by an observer viewing the wire from the position shown? अब देखें, ये करंट अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ से नोटिस कर रहा हो इस करंट को, तो उसके लिए ये करंट होगा आउट ऑफ द पेज। ओके, बिकॉज अगर आप इसको प्रैक्टिकली कंसिडर करें, अगर आप कंसिडर करें कि ये जो करंट है ये एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, सही है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वायर जो कि करंट कैरी कर रहा है, दिस पेंसिल इज़ कैरिंग करंट। ओके, अब ऑब्जर्वर अगर इस पेंसिल की टिप पे है तो उसके लिए दिस करंट इज़ आउट ऑफ द पेज। ओके, लेकिन अगर आप ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए देखें, ओके, नाउ दिस इज़ द वायर एंड द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग राइट हेयर। ओके, तो अब अगर आप इस पेंसिल को वर्टिकल करें, सो नाउ फॉर दिस एब्जॉर्वर द करंट इज इनवर्ड्स, द करंट इज मूविंग इनटू द पेज, और इनटू द पेज की मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है वो या तो ऑप्शन डी में जो बनी हुई होती है या ऑप्शन ए वाली होती है। सो बी एंड सी आर कैंसल्ड। अब हमारे पास बचा ए एंड डी। नाउ अब हमें पता है कि ये जो सर्कल्स होते हैं कंसेंट्रिक होते हैं और इनमें आहिस्ता आहिस्ता गैप इंक्रीज करता रहता है। ओके, दे ऑल डू नॉट हैव कांस्टेंट और सेम गैप्स, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 35, which part of a simple DC motor reverses the direction of current in the coil once every half rotation of the coil? Now we all know that the most important role in a DC motor is played by the split ring commutator, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के पास ब्रशेस अटैच होते हैं, सही है। और जब हमारे पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के पास करंट आता है तो वो उसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर देता है। करंट की डायरेक्शन को, अगर करंट की डायरेक्शन को फ्लिप करके एक प्रॉपर रोटेशन साइकिल मेंटेन रखता है इन द डीसी मोटर। ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्लिप रिंग्स नहीं हो सकता है बिकॉज स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन द एसी जनरेटर। क्वेश्चन 36, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियाइड नोटेशन एक्स आर जी इज करेक्ट? अच्छा, अब आर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है तो आर हमारे पास जो है वो मास नंबर है और न्यूक्लियॉन नंबर, कुछ भी आप कह सकते हैं, और जेड हमारे पास प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर है। आर इज़ द न्यूक्लियॉन नंबर विच इज़ डिफरेंट फॉर आइसोटोप्स ऑफ एक्स, दैट्स परफेक्ट, क्योंकि जब भी हम आइसोटोप्स बनाते हैं तो उसमें हमारे पास प्रोटॉन नंबर तो सेम रहता है लेकिन हमारे पास न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर चेंज होता है। आर इज़ द प्रोटॉन नंबर, दिस इज इनकरेक्ट। जेड इज़ द न्यूक्लियॉन नंबर, दिस इज अगेन इनकरेक्ट। Z is the proton number, that's fine till now, which is different for different isotopes of X. Proton number always stays the same, ये मैंने आपको अभी बताया। Hence this option is also incorrect, so the correct answer is option A. Let's move on to the next question, that is now question 37. During a radioactivity experiment, the background reading is 28 counts per minute. A radioactive source is placed 2 centimeter in front of a detector, which is connected to a counter. Counter readings are taken with and without sheets of different materials placed between the source and the detector. अब उसने हमें readings दी हुई हैं. Which types of radiations are being emitted by the source? अब देखें, हमें रीडिंग से लेके देख के जज करना है कि हमारे पास सोर्स में कौन सी रेज हैं और कौन सी नहीं। सबसे पहले नो शीट पे 750 रीडिंग है, दैट्स परफेक्ट। थिन कार्ड लगाने पे 750 है, इसका मतलब रीडिंग चेंज नहीं हुई। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी सोर्स में हमारे डिटेक्टर में अल्फ़ा पार्टिकल्स नहीं हैं, क्योंकि अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स होते तो वो थिन कार्ड से रुक जाते और रीडिंग ज़रूर ड्रॉप होती, लेकिन रीडिंग ड्रॉप नहीं हो, इसका मतलब कि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स नहीं है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस, बीटा या गामा। 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट से रीडिंग ड्रॉप हुई, इसका मतलब हमारे पास बीटा रेज यहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज बीटा रेज की पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप उनको थिक एल्यूमिनियम शीट के अंदर प्लेस करते हैं, उनके बीच में प्लेस करते हैं, तो बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो रेज जो है स्टॉप हो जाती हैं या पार्शियली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी पार्शियली रीडिंग्स कम हुई हैं, इसका मतलब कि बीटा रेज प्रेजेंट है और ऑब्वियसली गामा रेज भी प्रेजेंट है, क्योंकि अभी भी रीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। दैट शोज बीटा एंड गामा आर प्रेजेंट, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज ओनली. Now let's move on to the next question. Question 38.
A radioactive isotope is injected into a patient as a part of a medical test. We know that medical test में radioactive isotope एक use होता है. The radiation is emitted outside the body, which are suitable properties for this isotope. We all know कि gamma rays हमेशा medical tests के लिए use होती हैं. सही है. Gamma rays are always used for medical tests, and why not alpha particles? अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स इसलिए नहीं यूज़ होते क्योंकि वो स्किन से रुक सकते हैं. उनकी पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी इतनी हाई पेनिट्रेशन इतनी हाई नहीं होती, विच इज़ वाई ओनली गामा रेज आर यूज्ड. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है या तो ऑप्शन सी या डी. नाउ अ फ्यू आवर्स और अ फ्यू ईयर्स. ऑब्वियसली जब आप गामा रेज इंजेक्ट करेंगे, सो यू डोंट वांट द रेडियो एक्टिव थिंग टू रिमेन इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, वो फ्यू आवर्स में हाफ लाइफ हो ताकि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए रेडिएशन पर्सन की बॉडी से. So the correct answer is option C. Question 39. A student writes 4 statements about the solar system. Light takes approximately 3 into 10 raised to power 8 seconds to travel from sun to earth. That's wrong. इसने हमें light की speed बताई है. Light approximately takes 8 minutes or 7 minutes around, something like that, to travel from the sun to the earth. Number 2, the earth takes approximately 24 hours to rotate on its axis once. That's perfect. Moon takes approximately 1 month to orbit the earth. That's perfect. Sun takes approximately 365 days, that is 1 year, to orbit the earth. That's perfect. 2, 3 and 4 are correct. So the correct answer is option B. Question 40. What is never formed by the explosion of a red supergiant? A, black hole. Black hole is formed by the explosion of a red supergiant because यहाँ पे हमारे पास सुपरनोवा होता है. सुपरनोवा के बाद टोटल 2 चीज़ें फॉर्म होती हैं, ईदर अ ब्लैक होल और अ न्यूट्रॉन स्टार. तो ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है. नंबर सी, वाइट डॉफ. दैट्स करेक्ट क्योंकि वाइट डॉफ हमारे पास फॉर्म होता है आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ अ रेड जायंट, नॉट द रेड सुपर जायंट. ओके, और ऑप्शन डी, हैवियर एलिमेंट्स. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज न्यू हैवियर एलिमेंट्स भी फॉर्म होते हैं जब एक रेड सुपर जायंट एक्सप्लोड करता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आयरन जैसा हैवियर एलिमेंट भी अपने आप को मजीद हैवियर एलिमेंट्स पे फॉर्म कर लेता है. सो इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर. एंड नाउ हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया. 5054 पेपर 1 वेरिएंट 2 अक्टूबर नवंबर 2024. वी हैव कंप्लीटेड दिस पेपर. आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. अगर कोई क्वेश्चन अनक्लियर हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछे, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे. और उसके अलावा थैंक यू वेरी मच. आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे मैं मज़ीद ईयरली पेपर सॉल्व करके डालूंगा, तो ताकि आपको उसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.